हेलो बच्चों, मैं रजनी माथुर। अपन ने अभी बात की थी मुद्रा के कार्यों की और उसके बाद शुरू किया था मुद्रा के महत्व के बारे में बात करना। अब हम देखें कि हमारे आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है। आर्थिक क्षेत्र में जब हम मुद्रा की बात करते हैं तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो क्षेत्र चाहे उपभोग है, उत्पादन है, विनिमय है, वितरण है, राजस्व है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि मुद्रा से अछूता है। तो मुद्रा का आर्थिक महत्व, आर्थिक जीवन में अगर हम महत्व देखना है तो सबसे पहले हम उपभोक्ता के लिए मुद्रा का महत्व देखते हैं। उपभोक्ता मुद्रा का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का चुनाव करके वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है और वो इसे वर्तमान में व्यय न करके भविष्य में व्यय कर सकता है, जिसे हम बचत कहते हैं। वर्तमान में व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में मुद्रा उसे बहुत मदद देती है। दूसरा, हम उत्पादकों के लिए अगर मुद्रा के महत्व की बात करें तो मुद्रा के बिना उत्पादक की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का संचालन करना असंभव होता है। कच्चा माल खरीदना, श्रमिकों और कर्मचारियों को वेतन चुकाने, विज्ञापन और माल की बिक्री और वास्तविक भुगतान के बीच की अवधि में भुगतान की प्रतीक्षा करने आदि, इन सब के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। मुद्रा की सहायता से न्यूनतम लागत पर माल का उत्पादन किया जा सकता है। मुद्रा के अभाव में श्रम विभाजन करना भी कठिन होता है। श्रम विभाजन से श्रम की कुशलता बढ़ती है और इस प्रकार मुद्रा ने कुल उत्पादन में वृद्धि की अनेक आवश्यक दशाएं उत्पन्न की हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करना संभव। फिर मुद्रा ने उत्पादन का पैमाना बढ़ाने, विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त करने और व्यापार का क्षेत्र बढ़ाने में मदद की है। मुद्रा ने ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाया है। एक देश दूसरे देश को सहायता भी प्राय मुद्रा में ही देता है। यदि सहायता वस्तु रूप में दी जाती है तो उसका मूल्य भी मुद्रा में ही आंका जाता है। वितरण के क्षेत्र में हम मुद्रा के महत्व की बात करें तो उत्पादन के साधनों के प्रतिफल मुद्रा में ही चुकाए जाते हैं। आधुनिक समाज में लगान, ब्याज, मजदूरी, मुनाफा, ये सब भी मुद्रा में ही चुकाए जाते हैं। मुद्रा के अभाव में राष्ट्रीय आय का वितरण करना काफ़ी कठिन हो जाता है। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में भी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा करारोपण, देश की जनता से प्राप्त सार्वजनिक ऋण, विदेशी ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक व्यय, ये सारी आर्थिक क्रियाएं भी मुद्रा के द्वारा ही संचालित होती हैं। जीवन स्तर वृद्धि में भी मुद्रा बहुत सहायक है। मुद्रा ने भौतिक कल्याण की वृद्धि में योगदान दिया है। जीवन स्तर ऊंचा करने में मुद्रा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जीवन स्तर वास्तविक आय की वृद्धि से प्रभावित होता है। वास्तविक आय निकालने के लिए मौद्रिक आय में कीमत सूचकांक का भाग दिया जाता है। अतः जीवन स्तर पर मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी आर्थिक गतिविधि बिना मुद्रा के संभव नहीं है। मुद्रा के सामाजिक महत्व की बात अगर हम करें तो आज के भौतिक युग में और उसमें भी हम देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सामाजिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुद्रा में क्रय शक्ति होने के कारण यह व्यक्तियों के पास वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की शक्ति की सूचक होती है। इसलिए ज़्यादा मुद्रा के कारण व्यक्ति अपनी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो जाते हैं। यही कारण है कि भौतिकवादी पाश्चात्य देशों और भारत जैसे परंपरावादी व धार्मिक देश दोनों में जनसाधारण में अधिकाधिक मुद्रा प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है। मुद्रा सामाजिक व राजनैतिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में सहायक होती है। इसलिए आजकल मुद्रा संपूर्ण मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है।
वास्तव में मुद्रा का प्रभाव इतना ज़्यादा व्यापक हो गया कि अब ऐसे समाज की के बारे में हम सोच भी नहीं सकते जहाँ मुद्रा न हो। परंपरागत और पिछड़े समाजों में भी मुद्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और मुद्रा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या के बढ़ने से भी मुद्रा का प्रयोग बहुत बढ़ने लगा है। ये तो बात हमने की मुद्रा के महत्व की, लेकिन मुद्रा के इस महत्व के साथ साथ बहुत सारे खतरे भी मुद्रा के हैं जिन्हें हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि मुद्रा ने कई प्रकार के आर्थिक सामाजिक अपराधों को जन्म दिया है। तस्करी, कालाबाजारी, माल का संग्रह, मुनाफाखोरी, करों की चोरी, इन सब के ये सब चीज़ें हमें ये बताती हैं कि अर्थव्यवस्था, दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं एक साथ चल रही हैं। एक सफ़ेद या कानूनी अर्थव्यवस्था और दूसरी काली अर्थव्यवस्था। सफ़ेद या कानूनी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहाँ लेन देन का हिसाब किताब रखा जाता है, और काली अर्थव्यवस्था वो है जिसका लेन देन गैर कानूनी होता है। ये काली मुद्रा की एक अलग किस्म की अर्थव्यवस्था होती है। इसे अंडरग्राउंड अर्थव्यवस्था, ब्लैक इकनॉमी, पैरेलल इकनॉमी या समानांतर अर्थव्यवस्था, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संलग्न लोगों में पाए जाने वाले कई दुर्गुण होते हैं, जिसमें लोभ, लालच, धोखाधड़ी, जालसाजी, हत्या, कर चोरी और शोषण, समाज की सुख शांति को भंग करना, ये सब इसके दुर्गुणों में शामिल है। सार्वजनिक वित्त व नीति पर राष्ट्रीय संस्थान NIPFP उसने ये कहा था कि भारत में काली अर्थव्यवस्था के पहलुओं पर एक रिपोर्ट उसने 1985 में भारत सरकार को पेश की थी, और उसमें बताया था कि भारत में 1983-84 में काली आमदनी GDP का 18 से 21% तक थी, यानी कुल आय का लगभग 1/5 अंश काली आमदनी का माना जा सकता है। मुद्रा के आर्थिक दोषों को अगर हम देखें तो सबसे पहला दोष इसका ये है कि मुद्रा का मूल्य अस्थिर होता है। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जिससे आय की असमानता बढ़ती है। धनी अधिक धनी हो जाते हैं और निर्धन अधिक निर्धन हो जाते हैं। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना भी है। अतः मुद्रा के आधिक्य से कई समस्याएं उत्पन्न होती है। पिछले वर्षों में आर्थिक सुधारों की अवधि में मांग को नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों को अपनाने से भारत में मुद्रास्फीति की दर नीचे अवश्य रही, लेकिन साधारण के ऊपर महंगाई की मार बहुत अधिक पड़ रही है। दूसरा है, मुद्रा व्यापार चक्रों को जन्म देती है। अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ावों को बढ़ाने में मुद्रा का योगदान है। आर्थिक तेज़ी और आर्थिक मंदी की अवस्थाओं को उत्पन्न करने और इनको नियंत्रित करने में मुद्रा की काफ़ी प्रभावशाली भूमिका होती है, और यही कारण है कि व्यापार चक्रों पर काबू पाने के लिए मौद्रिक नीति के साथ साथ राजकोषीय नीति का भी सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा व पूंजी का केंद्रीयकरण। मुद्रा पूंजी के केंद्रीयकरण को बढ़ाती है। इसमें मुद्रा कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, जिससे वित्त पूंजीवाद का उदय होता है, जिससे वित्त के स्रोतों पर चंद पूंजीपतियों का नियंत्रण हो जाता है। यदि देशवासी एक देश से दूसरे देश में मुद्रा भेजना चालू कर देते हैं तो देश की मुद्रा बाहर जाती है और उस देश को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है विभिन्न देशों के बीच भ्रमणशील मुद्रा, या इस भ्रमणशील मुद्रा को हम हॉट मनी भी कहते हैं। ये भी काफ़ी समस्या इसकी वजह से उत्पन्न हो गई है। यदि एक देश में ब्याज की दर दूसरे देश की तुलना में ऊंची हो जाती है तो वहाँ विदेशों से मुद्रा आने लगती है, लेकिन यदि आगे चलकर कहीं दूसरे देश में पुनः ब्याज की दरें बढ़ती है तो ये मुद्रा उन देशों में जाने का प्रयास करती है। इसे हम हॉट मनी या भ्रमणशील मुद्रा कहते हैं।
इस प्रकार की भ्रमणशील मुद्रा से एक देश के भुगतान संतुलन तथा विनिमय की दरों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। भारत के लिए अनिवासी भारतीयों की जमा राशियाँ भ्रमणशील मुद्रा के रूप में ही मानी जा सकती हैं। इसके अचानक भारत से निकलकर दूसरे देश में ले जाने का भय हमेशा बना रहता है। कई बार सुरक्षा की तलाश में भी मुद्रा भ्रमणशील मुद्रा का रूप ग्रहण कर लेती है। अतः मुद्रा का ये स्वरूप भी कभी कभी काफ़ी कठिनाई उत्पन्न कर देता है। इस तरह मुद्रा के अपने गुण और दोष हैं। नैतिक आचरण में सुधार करके तथा समतावादी समाज की स्थापना करके मुद्रा के अधिकांश अवगुणों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। मुद्रा को साधन न मानकर साध्य मानने से कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। जब मुद्रा जीवन का आदि और अंत हो जाती है तो वह समाज में अभिशाप और संकट का काम करती है। मुद्रा का अर्जन करने वाला व्यक्ति अंत में स्वयं दुखी होता है और वो अपने कार्यकलापों से समाज को भी दुखी कर सकता है। तो ये हमारे मुद्रा के दोष थे। अब हम बात करेंगे मुद्रा के विकास की। तो इसे अब अपन कल देखेंगे कि मुद्रा का विकास किस तरह से हमारे यहाँ पर हुआ है।